नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। अजीब बात है साहब, हिंदुस्तान में जब वोट मांगने की बारी आती है तो सबकी जुबान पर बस एक ही नाम होता है, आम आदमी। सरकार का हाथ आम आदमी के साथ, यही सब कहा जाता है। लेकिन जब उसी आम आदमी को राहत देने की बात आती है तो हर तरफ सन्नाटा पसर जाता है और सन्नाटे की ओट में आम आदमी नेपथ्य में चला जाता है। चिदम्बरम के चेन्नई एक्सप्रेस में भी बोगियां तो ढेरों लगी थी, लेकिन आम आदमी को एंट्री मिल ना सकी। ऐसी कोई बोगी दिखी नहीं। ढेरों योजनाएं, ढेरों वादे और ढेरों लुभावनी घोषणाएं, गोया देश का बजट नहीं बल्कि चुनावी घोषणा पत्र पढ़ा जा रहा हो। लेकिन सब कुछ इतना नपा-तुला और सधा हुआ था कि आम आदमी तो सचमुच समझ ही नहीं सकता कि उसकी जेब काटी गई है या फिर पहले से कटी हुई जेब सिलने की कवायद हो रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पवन बंसल ने बाजीगरी दिखाई थी। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीके त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ स्टूडियो में, अर्थशास्त्री हैं। त्रिपाठी जी, आपका भी स्वागत है। और राकेश टिकैत जी हैं, किसान नेता। टिकैत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अरुण जैन, अर्थशास्त्री, हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली से लाइव। अरुण जी, स्वागत है आपका। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ प्रोफेसर विजय मिश्रा जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर सौम्या हैं, समाजशास्त्री हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रही हैं। और देहरादून स्टूडियो से हमारे साथ प्रकाश पंत, बीजेपी नेता, जुड़ेंगे। प्रकाश पंत जी से भी बात करेंगे। सुबोध उनियाल जी जुड़ेंगे, कांग्रेसी नेता, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलेंगे और दिल्ली स्टूडियो में ही चर्चा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा के चुनाव सिर पर हो और हाथ में हो कुछ भी खर्च कर डालने का पावर, तो भला जनता को लुभाने की आजमाइश से कोई कैसे खुद को रोके। तो यूपीए 2 के आखिरी बजट में यह आजमाइश खुलकर दिखाई गई। हाथों में ब्रीफकेस लिए वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जब 8वीं बार बजट पेश करने के लिए घर से निकले तो अपने पुराने तारणहार को मोर्चे पर जाता देख शेयर बाजार इतरा रहा था, मस्ती में झूम रहा था, उछाल जारी था। वो लोकसभा पहुंचे, ब्रीफकेस खोला और शुरू किया वाचन। तो बाजार को समझ में आने लगा कि चुनावी साल में साहब का दिल उसकी सौतन के लिए मचल रहा है। वो विलाप करने लगा और उसके आंसुओं संग सेंसेक्स का पारा बेतहाशा गिरता गया, क्योंकि हिंदुस्तान में सेंसेक्स और वोटर दोनों सौतन की तरह हैं। दोनों साथ साथ खुश रह ले, ये मुनासिब नहीं। और निष्ठुर नजर आ रही सरकार मानो कह रही हो, चिंता मत करो प्रिय, ये सब सिर्फ 1 साल के लिए है। सरकार भी आए तो फिर तो अगले 4 साल आपके लिए ही जिएंगे और वापस आने के लिए इतना जरूरी है। फिर क्या था, जहाँ जहाँ एक मुश्त वोट बैंक दिखा वहाँ कुछ फुलझड़ियाँ छोड़ दी। मसलन बजट में सबसे ज्यादा जोर कृषि और सामाजिक क्षेत्र पर दिया ताकि ये कहीं और ना जा सकें। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, बुनकर हमेशा से राजनीतिक दलों के सबसे मुफीद शिकार रहे हैं, लिहाजा उनको लुभाने में कोई कमी नहीं रख छोड़ी। मानो चुनावी मंच से कह रहे हों, नारा वैसा ही था, सबके लिए भोजन। छोटे निवेशकों को लुभाने के लिए भी खासा इंतजाम किया। इस बात पर जोर दिया कि घरेलू बचत बेहद जरूरी है। एक और मजेदार बात हुई, चिदम्बरम ने कहा कि 5 करोड़ लोगों को नौकरी की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग, नौकरी नहीं। अलिखित तौर पर हमेशा से बीजेपी का वोट बैंक रही शहरी आबादी को लुभाते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का रूप दे दिया, यानी अब शहरी आबादी भी इसके दायरे में आएगी। आधी आबादी का असर चिदम्बरम को मालूम है, तभी तो महिलाओं के लिए पहले सरकारी बैंक का ऐलान कर दिया। शेयर बाजार के प्रिय रहे चिदम्बरम ने कुछ वक्त के लिए उससे दुश्मनी मोल ले ली, लिहाजा बाजार में निराशा का माहौल छा गया। आयकर के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। 5 लाख से कम आय वालों को इनकम टैक्स में 2000 की छूट का प्रावधान कर दिया। यानी सरकार ने बजट के सहारे अगले लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से अपनी किलेबंदी कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस।
और इस पर चर्चा करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे राकेश टिकैत जी से। टिकैत जी, इस बार का जो आम बजट पेश किया गया, आपको क्या लगा? कुछ दिखाई दिया क्या किसानों के लिए? नहीं, किसानों पे कर्जे का बोझ इससे बढ़ेगा बहुत जबरदस्त तरीके से। यहाँ पर होना चाहिए था, भाव की कोई बात इस बजट में नहीं की गई। इसमें दिया गया कि कर्जा देंगे और जो प्राइवेट बैंक है उनको भी एक लाइन में खड़ा कर दिया कि वो भी किसानों को कर्जा दे। हाँ, फसल बीमा योजना की उम्मीद थी कि वो उसमें होगी, वो नहीं इसमें करा गया। हाँ, सब्सिडी की बात इसमें नहीं करी गई। जो फर्टिलाइजर सब्सिडी थी वो काट दी गई। जब तक सब्सिडी इंडस्ट्रीज को दी गई, देश आजाद होने के बाद तक वो देते रहे, लेकिन जब फर्टिलाइजर महंगा होगा तो पूर्ण रूप से जब किसानों की बात आई कि उनको सब्सिडी दी जाएगी, हाँ, तो सब्सिडी हटा दी गई। तो पूर्ण रूप से बाजार के भरोसे किसानों को छोड़ दिया गया। हाँ, इससे जो इंटरनल पॉलिसी सरकार की है, हाँ, वो चाहती है कि जो किसान है वो खेती से धीरे धीरे हटता चला जाए। हाँ, आप देखोगे कि जमीनों की कीमतें बढ़ रही है, हाँ, लेकिन उनमें जो पैदा होने वाली फसल है उसकी कीमत नहीं बढ़ रही। तो इससे ये लगता है कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ जा रही है। हाँ, ये उससे लगता है ये आने वाले टाइम पे, हाँ, अगर 10% भी किसान खेती से हटेंगे तो उतने लोगों को रोजगार कहां पे देंगे? ये हमारी समझ से परे। ठीक है, प्रकाश पंत जी हमारे साथ मौजूद हैं, कल भी हमारे साथ चर्चा में आए थे। और प्रकाश जी, आज का बजट देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे? कुछ मिला क्या? देखिए, जहां तक मिलने का प्रश्न है, सर्वाधिक बड़ा संकट इस बजट को देख करके ये हो रहा है, और निश्चित रूप से जो अर्थशास्त्र क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि किसी भी देश के लिए आर्थिक स्थिति का हालात 4 बिंदुओं पर निर्भर करता है। जी। पहला तो विकास की दर क्या है? विकास की दर हमारी लगातार घट रही है, और आज की स्थिति, आज 1991 की स्थिति में लगभग हम चल रहे हैं। अर्थात विकास लगातार घट रहा है, विकास की दर घट रही है। हाँ। और महंगाई बढ़ रही है। तीसरा बिंदु होता है कि वित्तीय घाटा कहां पर है? वित्तीय घाटा भी हमारी पहुंच से बाहर चला जाता रहा है, भले ही आंकड़ों के आधार पर कहें कि हम उसको नियंत्रण पर लेकर के आ रहे हैं। और चौथा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, चालू घाटा कितना है? ये चारों बिंदु जो है किसी राज्य की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। हाँ, हाँ। किसी देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं। और वर्तमान जो बजट हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, इस बजट में ये पूरी तरह से एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ओर जाता हुआ देश इसके माध्यम से दिख रहा है। हाँ। क्योंकि विकास का जहां तक ताल्लुक है, जब तक अर्थव्यवस्था के घटकों में जो दूसरा घटक है, द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं जिसको, उस सेकेंडरी सेक्टर को अगर हम ध्यान नहीं देंगे, हम बढ़ावा नहीं देंगे, हम अवस्थापना सुविधाओं को ठीक तरीके से नहीं बढ़ाएंगे। हाँ। और मैं ये आपको कोट करना चाहूंगा कि इन्होंने जो अपने बजट भाषण के पैरा 39 में और पैरा 57 में दो बातें कही है। एक पैरा 29 में तो 39 में तो इन्होंने कहा है कि पीएमजीएसवाई की बात कही है, और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि पीएमजीएसवाई में ये केवल 6 प्रदेशों को ले रहे हैं, बाकी कोई प्रदेश आते हैं। प्रकाश पंत जी, इस पर भी चर्चा करेंगे, जो आप बात कर रहे हैं। पीके त्रिपाठी जी, यहाँ पर आपको कुछ इस बजट में कुछ खास नजर आया क्या? आम आदमी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो तुम्हारी याद भी मोहसिन किसी मुफलिस की पूंजी है जिसे हम पास रखते हैं, जिसे हम रोज गिनते हैं। जी। जब से हम होश संभाले हैं, हाँ। सालों साल ये जो रस्म है बजट की, दलित विकास, किसान विकास, महिला, अल्पसंख्यक कल्याण, इस पर हुआ क्या? रही बात जिस शिल्प के जनक माने जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे पूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री, जिसमें उन्होंने उभरता हुआ भारत, नया विशाल मध्यवर्गीय भारत, हाँ, उसमें सबसे ज्यादा क्षति तो उन्होंने उस मध्यवर्ग के भारत को ही पहुंचाई है। न तो कोई आयकर की श्रेणियों में सुधार किया गया, हाँ, न कोई ये दूरगामी भविष्य को ध्यान में रख करके बनाया गया बजट है। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक बजट है जिसको आर्थिक विकास और अधोसंरचना के नाम पर एक चाशनी में मुलम्मा लगा करके पेश किया गया है। इसमें न तो आर्थिक सुदृढ़ता, राजकोषीय संरक्षण की बात है, न इस प्रकार की कोई कार्य योजना मिलती है कि जिसमें आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल में हम अपने अर्थनीति को, आर्थिक विकास को कहां ले जाना चाहते हैं। हाँ। और किसी भी तरीके से, ठीक है, इसमें न तो महिलाओं के लिए, न तो अल्पसंख्यकों के लिए, और विशेषकर मध्य वर्ग के लिए, क्योंकि शायद पिछले 3-4 वर्षों में अगर सबसे ज्यादा
किसी ने सरकार का विरोध किया तो मध्य वर्ग था। मध्य वर्ग के लिए इसमें कुछ खास नहीं दिखा। प्रोफेसर सौम्या जी के पास चलेंगे, लखनऊ स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। सौम्या जी, यहां पर कुछ खास नजर आ रहा है क्या? बजट पूरा आपने देखा, इस बजट में कुछ खास दिखाई दिया क्या? देखिए, इस पूरे बजट में जो महिलाओं के लिए इन लोग ने प्रोपोजिशंस रखे हैं या महिलाओं के लिए जो प्रावधान रखे हैं वो सराहनीय कहे जा सकते हैं। इन्होंने निर्भया फंड की बात करी है, महिलाओं के लिए विशेष बैंक की बात करी है। बस देखने की ये बात है कि जो फंड एलोकेट हो रहा है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो प्रोग्राम्स के माध्यम से। ये कहा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से कहा गया कि बैंक की बात कही जा रही है, विशेष बैंक की महिलाओं के लिए, लेकिन कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही थी? अगर कोई बैंक अगर विशेष ना बनाया जाता तो भारत में कौन सा ऐसा बैंक है जहां पर महिलाओं को दिक्कत आ रही? सशक्तिकरण का क्या तात्पर्य है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। मैं भी बिल्कुल सही, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, ये मेरे भी दिमाग में। देखिए, ऐसा है कि अक्सर हम लोगों ने ये देखा है कि जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं या वो महिलाएं हैं जो अभी अपने आप को बहुत एम्पावर्ड नहीं फील करती हैं, उनके लिए आम बैंक में जा करके सवाल पूछना, भीड़ में घुसना, जहां पर उनको अपने सवाल पूछने में हिचक होती है, जल्दी जल्दी उनको हटाया जाता है कि आगे बढ़ो, लंबी लाइन है पीछे, तो एक तरीके की हिचक होती है। उनको लगता है कि वो शायद अपने सवाल पूछे कि ना पूछे। ग्रामीण क्षेत्र की उस महिला के लिए तो बैंक ग्राम में पुरुष के लिए ही नहीं है। भारत के कितने ऐसे गांव हैं जहां बैंकिंग सुविधा जैसी आधा संरचना वित्तीय विकास की है ही नहीं। क्या ये बैंक वहां स्थापित किया जाएगा उन महिलाओं के लिए? इससे उनका सशक्तिकरण कैसे होगा? सशक्तिकरण ऐसे होगा कि जब हमारी महिलाएं वहां पर बैठी होंगी, जो कि डेस्क के पीछे होंगी, जो कि इनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होंगी, तो हमारा ये कहना है कि ये महिलाएं जो हमारे क्लाइंट सर्विस सेक्टर सौम्या जी, हिंदुस्तान के बैंकिंग सेक्टर में 42% महिलाएं नौकरी कर रही हैं। सुन लीजिए, कोई बैंक इस देश में ऐसा नहीं जिसमें डेस्क के पीछे अगर 10 लोग हों उसमें 4 महिलाएं नहीं मिले। हाँ, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसी, कोटक महिंद्रा, मुझे तो ज्यादा बैंकों के नाम भी याद नहीं, लेकिन जितने त्रिपाठी सुनिए, जितने बैंक हैं इस देश में उनका रेशियो 40 to 42% है महिला कर्मचारियों का। और इसी देश की एक महिला एक बहुत बड़े बैंक की अध्यक्षा है। इसलिए बैंक में तो महिला, मैं तो आज तक ये सुनते सुनते बड़ा हुआ 25 साल पत्रकारिता करते करते कि अगर किसी से पूछे कि इस हिंदुस्तान में महिला के लिए सबसे सम्मानजनक सुरक्षित नौकरी कौन सी है, 100 लोगों से पूछिए तो 99 लोग कहेंगे बैंक की नौकरी। अमिताभ जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। जी, पूछिए। मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या इससे कोई नुकसान है? नुकसान महिलाओं के लिए नहीं सौम्या जी, हम दूसरी बात नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये जो सरकारी टोटकेबाजी है ना, इससे कोई लाभ नहीं होता। ये टोटकेबाजी, एक कान के नीचे काला तिल टीका लगा देने से कोई लक्ष्य पूरा नहीं होता। देखिए, सरकारी टोटकेबाजी का असर या खराब असर महिलाओं पे क्यों पड़े? ये बात अगर एक महिलाओं के लिए कुछ पहल हुई है तो उसको सराहने में कोई मेरे ख्याल से कोई नुकसान नहीं है। मैं उसको सराह रहा हूं, नहीं, मेरी आपत्ति दूसरी। मैं कह रहा हूं कि अगर इसको सरकार वुमेन एम्पावरमेंट के अपने प्रयास के तौर पर भुनाना चाहेगी तो मेरी आपत्ति है। अन्यथा तो जितने ज्यादा बैंक खुले, जितना ज्यादा बैंकिंग तंत्र देश में हो, हमारा स्वागत है। हमारा यहाँ पर ये कहना है कि बैंक खुली, उससे महिलाओं को फायदा होगा। ग्रामीण बैंक में महिलाएं पहुंच करके अपनी परेशानियां आगे बढ़ा पाएंगी, बता पाएंगी, और एक उनको एक और चैनल मिला है, एक और दरवाजा उनके लिए खुला है। ठीक है, तो ये दरवाजा खोला जो गया है वो हम सराहनीय कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, वहां तक मैं सहमत हूँ। हाँ, विजय मिश्रा जी से भी जान लेते हैं। विजय मिश्रा जी, क्या कुछ चल रहा है मन में? आम बजट आपने देखा, कुछ खास नजर आया आम आदमी के लिए? नहीं, आम आदमी के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी खास इन्होंने किया है। सैलरी पैसा के लिए तो इन्होंने बिल्कुल वैसा का वैसा जिससे पिछली बजट में था वैसा ही कर दिया है। यूथ के लिए कुछ भी नहीं किया है, और जो भी किया है ऐसा कोई भी इसमें इनका नहीं तो नया दिख रहा है जिसमें ये लगा जा सके कि बहुत ज्यादा इन्होंने आम आदमी के लिए कुछ काम किया है। जो मनरेगा है, मनरेगा की जगह इन्होंने कोई भी
एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण में कोई भी इन्होंने काम नहीं किया है कि नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जिससे थोड़ा सा जीडीपी ग्रोथ रेट देश की बढ़ सके। ट्रेनिंग जरूर दी जाएगी नौकरी के लिए। अरुण जैन जी के पास चलेंगे। जैन साहब, आम जनता के लिए कुछ दिखाई दिया इस बजट में, कुछ खास, कुछ अच्छी बातें? तो देखिए, आम जनता के लिए सबसे खुशी की बात जो दिखाई दी है वो यही है कि आम जनता के ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगाया इस बजट में। यही एक सबसे बड़ी समाचार है आम जनता के लिए। हाँ। कि आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं आया है तो उसको उससे खुश कर दिया है उन्होंने। हाँ। लेकिन जहां तक आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया। जी, अपनी बात पूरी कीजिए। इस बजट के अंदर जब वो इकोनॉमिक सर्वे आया था, हाँ। तो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आपने नोट किया होगा एक पूरा पैराग्राफ, एक सेक्शन डिप्लॉय किया था। हाँ। जिसके अंदर ये लिखा था कि जॉब क्रिएशन के लिए कोई नई इनोवेटिव स्कीम लाएंगे। हाँ। लानी चाहिए। हाँ। लेकिन हम लोग बजट के अंदर आखिरी लाइन तक इंतजार करते रहे, लेकिन वो इनोवेटिव स्कीम नहीं नजर आई। बिल्कुल। लेकिन एक चीज बड़ी खास मैं बताना चाहूंगा आम आदमी को कि इसके अंदर, इस बजट के अंदर एक बहुत श्रूड प्रोविजन डाल दिया है ब्लैक मनी का। ब्लैक मनी रोकने का एक बहुत श्रूड प्रोविजन डाल दिया है जिसका इफेक्ट आप आज आफ्टरनून में शेयर बाजार जो गिरा है उस पर आप ऑलरेडी देख चुके हैं, और कल से उसका शायद प्रभाव या दुष्प्रभाव कह लीजिए काफी ज्यादा दिखाई देगा। तो हमारा जो आम इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा शेयर बाजार से शायद हटके चले तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपको एक ग्राफिक के जरिए इसको दिखाना चाहूंगा, अगर आप मेरे को परमिशन दें उसकी। जल्दी से जी आते हैं, आप ग्राफिक्स निकाल के रखिए जैन जी। अगर आप देखें इसको। हाँ। ये मैंने दिखा रहा हूं ये। हाँ। अपने आईपैड पे। हाँ। आपको इससे समझ में आ जाएगा जी कि यहाँ लोग जनरली इन्वेस्टर एक मॉरिशस कंपनी बनाते हैं और मॉरिशस कंपनी से इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। अभी तक वो जो पैसा था वो प्रॉफिट और प्रिंसिपल वापस ले जाते थे टैक्स फ्री। लेकिन अब चिदम्बरम जी ने बोला है कि आप सिर्फ रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिखा के, टैक्स सर्टिफिकेट दिखा के मॉरिशस का आप मेरे को बुद्धू नहीं बना सकते। अब आपको वहां का ये भी बताना पड़ेगा कि बेनिफिशियल ओनर कौन है इस फंड का। क्योंकि हम और आप बहुत सुनते हैं कि आज फलाने पॉलिटिशियन का पैसा घूम के आ रहा है। तो वो जो पॉलिटिशियन का नाम है, अच्छी बात है। ये मॉरिशस रूट का गोरख धंधा बंद होना चाहिए। मॉरिशस रूट का गोरख धंधा बंद होना चाहिए। मैं आरंभ से इसके पक्ष में रहा। ये पर्दे के पीछे खेलने वालों को इजाजत नहीं हो सकती। जी अमिताभ जी, अगर आम बजट की बात करें आपसे, तो यहां पर इस बार आम आदमी के लिए क्या कुछ खास नजर आता है? देखिए, मैं इसकी समीक्षा दो अलग अलग पैमानों पर करूंगा। एक तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से जो थोड़ी बहुत समझ मुझे उस पर बात करूंगा। जी हो सकता है वो जो मेरा पहलू है बात करने का, उसमें लगे कि शायद मैं बजट को सपोर्ट कर रहा हूं। और जो लोग मुझे रोज सुनते हैं, जिन्होंने कल सुना वो बजट की पूर्व संध्या पर, उन लोगों को लगेगा कि आज अमिताभ जी को क्या हो गया। जी लेकिन बात मैं कहूंगा, फिर इसके पॉलिटिकल उस पर आऊंगा। जी सवाल होता है कि आम आदमी के लिए क्या? आम आदमी किन लोगों को किन समूहों को मिलकर बनता है? मैं आज यही नहीं समझ पा रहा। हर विद्वान कह रहा है आम आदमी के लिए क्या? आम आदमी के लिए कुछ नहीं। ये इंप्लीमेंट होगा कि नहीं होगा जो चिदम्बरम ने बोला, 52 से आज तक इंप्लीमेंट तो कोई चीज ढंग से हुई नहीं इस देश में, इसलिए मैं इसकी गारंटी तो नहीं दे सकता। लेकिन जो कागज में आज लिखा है और जो बोला है चिदम्बरम ने, उतने की समीक्षा करूंगा। और यही बात मैंने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के बजट के समय कही थी कि आज जो बोला गया है वो सही है या गलत, हम उतने तक कन्फाइंड रहेंगे। कल क्या होगा उसकी निगरानी हम करेंगे। अगर 2.25 लाख करोड़ महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों और बच्चों और बच्चियों के लिए रखे गए, तो इसमें आम आदमी शामिल नहीं है क्या? ये कोई खास आदमी के लिए है? अगर इस देश की 17% अल्पसंख्यक आबादी के लिए एक अमाउंट रखी गई, वो आम आदमी में शामिल नहीं है क्या? वो फॉरेन एलिमेंट है क्या? अगर बुनकरों को लाभ दिया गया, वो आम आदमी नहीं है क्या बुनकर?
अगर दलितों और आदिवासियों के लिए 16% आवंटन बढ़ाया गया इस बार, वो आम आदमी में शामिल नहीं है क्या? एक ये। दूसरी बात, मध्य वर्ग को कुछ नहीं मिला। एक स्वीपिंग रिमार्क। मैं चिदंबरम के पक्ष और विपक्ष में नहीं खड़ा। चिदंबरम को भारत की बहुत समझ है, ऐसा भी मैंने कभी नहीं माना। उनको इंडिया की बेहतर समझ है, भारत की नहीं उतनी अच्छी समझ है। फिर भी मैं एक बात कहूंगा, अगर मध्य वर्ग से हमारा आशय केवल उन लोगों से है, आंकड़ों में मुझे हमारे ये जो अर्थशास्त्री मित्र है ये लोग करेक्ट कर सकते हैं, हो सकता मैं विस्मृत कर जाऊं वॉल्यूम को, 1.5 करोड़ आदमी टैक्सेबल इनकम में नेट में भारत में है कुल जमा। सरल फॉर्म भरते तो 3, 4, 3.5 करोड़ है, लेकिन उसमें टैक्सेबल इनकम बनती है 1.5 करोड़ की। उन्हीं को टैक्स में स्लैब में छूट अगर नहीं मिली, लेकिन 2000 की तो मिली, तो पूरा मध्यम वर्ग रिजेक्ट कैसे हो गया इससे? 1 अरब 40 करोड़ की आबादी के मुल्क में 1 करोड़ के कंसर्न से पूरा मध्यम वर्ग रिजेक्ट कैसे हो गया? हाँ, ये बड़ा सवाल है। इसका बिल्कुल तथ्य पर उत्तर आना चाहिए। अगर किसान के लिए 7 लाख करोड़ रखा गया पैसा, उसके लोन को फैसिलिटेट करने के लिए, होता है नहीं होता है, ये राकेश टिकैत जी अपनी लाठी लेकर निगरानी करें और साथ में मैं भी करूंगा। हाँ, अगर ये बेईमानी करें ये लोग मिलके तो उसको रोकेंगे हम लोग, बिल्कुल। लेकिन आज जो रखा गया वो भी मध्यम वर्ग के, उसमें मध्यम वर्ग का किसान भी, उसमें गरीब किसान भी। इसलिए मैं इन बातों को तथ्यों के साथ रखना चाहता हूं। बिल्कुल। एक दूसरी बात मैं कहूंगा, मैं बजट को जिस कसौटी पर कसता हूं वो कसौटी थोड़ी अलहदा है, और जिस पर मुझे चिदंबरम का बजट अच्छा नहीं लगा। शायद ये आरोप इन तथ्यों के ढंग से तो चिदंबरम का बचाव कांग्रेस के लोग भी नहीं कर पाए इतने तर्कपूर्ण ढंग से जो बात मैंने कही यहां। लेकिन फिर दूसरा पक्ष भी है मेरे पास जी। मेरे लिए बजट की कसौटी थी सेंसेक्स नहीं, निफ्टी नहीं, मॉरिशस रूट नहीं। अरे कितने लोगों को इससे वाबस्ता है हिंदुस्तान में। यहां की मेरे लिए कसौटी थी एलपीजी का सिलेंडर, किसान की खाद, चीनी, दूध, सब्जी, दाल, आटा, पेट्रोल और डीजल, बस ये मूल कसौटी थी मेरी। इस मूल कसौटी पर 2004 में जब सत्ता संभाली थी मनमोहन सिंह जी ने पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर, तब से एलपीजी 4 गुना बढ़ गई, खाद 4 गुना बढ़ गई, चीनी 3 गुना बढ़ गई, दूध 3 गुना बढ़ गया, सब्जी 4 गुना बढ़ गई, पेट्रोल 2 गुना हो गया, डीजल 1.5 गुना हो गया। अमिताभ जी, सुबोध उनियाल जी जुड़े, उनसे इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं छोटा सा। सुबोध उनियाल जी, स्वागत है आपका। आप स्टूडियो में आने वाले थे, आ नहीं पाए, हालांकि फोन लाइन पे आ गए। स्वागत है आपका यहाँ पर। धन्यवाद अतुल जी। हाँ, अनुज बोल रहा हूँ, अनुज श्रीवास्तव। हाँ अनुज भाई धन्यवाद। हाँ, सुबोध जी, यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं। जो बजट पेश किया गया उसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ खास इसमें है नहीं आम लोगों के लिए, और लेकिन अमिताभ जी कह रहे हैं कि कई सारी ऐसी चीजें, अभी आपने सुना होगा, एलपीजी है, खाद है, चीनी है, दाल है, जिसके रेट भी बढ़ते चले आए हैं। जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हम इसमें पूछना चाह रहे हैं कि आम आदमी के लिए यहाँ पर चीजें कब सुधरेंगी? देखिए, इसमें तो अगर आप मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय बात करो तो मैं नहीं कह सकता जी, लेकिन जिस तरह से खाद्यान्न योजना में 10,000 करोड़ रुपया, मनरेगा में 33,000 करोड़ रुपया, सर्व शिक्षा में भी इसी तरह से जो पैसे का प्रोविजन किया गया, तो निश्चित है कि आप उस व्यक्ति का बजट है जो व्यक्ति आज गरीबी की रेखा के नीचे जी रहा है, जिसको गैस और डीजल और पेट्रोल से कुछ लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, इस बजट से बहुत स्पष्ट लग रहा है कि कांग्रेस ने ये जो बजट दिया है, बजाय एक चुनावी संभावनाओं को देखने वाला बजट के, ये आम आदमी का बजट दिखाई दे रहा है। हाँ, इसमें चुनाव को ध्यान में नहीं रखा गया है। हाँ, ये ध्यान रखा गया कि देश की आर्थिकी को कैसे सुधार लाया जाए, किससे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए। प्रकाश पंत जी, यहाँ पर अच्छी बातें हो रही हैं। सुबोध उनियाल जी कह रहे हैं कोई चुनावी बजट नहीं है ये वाला। देखिए, सुबोध भाई तो अपने एंगल से देखेंगे, और मुझे थोड़ा सा ये अमिताभ जी की बात को सुन करके कुछ अटपटा लगा
क्योंकि जहां हम एक बात कहें, मनरेगा की बात कही गई, वहां मैं ये बताना चाहूंगा कि जब तक हम द्वितीय क्षेत्र को अगर बढ़ाने की बात नहीं करें, क्योंकि इस बजट में साफ दिख रहा है, जैसा मैंने कहा कि ये सेकेंडरी सेक्टर को हम नीचे गिरा रहे हैं। उसको गिराने का कारण क्या है कि पूरे देश भर के हम केवल 6 राज्यों पर पीएमजीएसवाई सेकेंड फेज को चलाएंगे। हम सड़क निर्माण के लिए बोटल नेक सुधारने के लिए जो योजना हमने इंट्रोड्यूस की है, और उन्होंने कहा आप सड़कों को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। इसको अगर आप बजट के भाषण के उनके पैरा 57 को पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। और इसमें उन्होंने केवल मात्र 4 राज्यों को लिया है, जिसमें गुजरात, एमपी, राजस्थान और यूपी हैं। इसके साथ साथ अन्य राज्यों को उन्होंने इसमें नहीं लिया। अर्थात आप जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, आप केवल लोक लुभावनी बात कहेंगे। आप कहेंगे कि हम मनरेगा के माध्यम से हम ये करेंगे, हम इसके माध्यम से वो करेंगे, लेकिन धरातल पर नहीं दिख रही। धरातल पर महंगाई लगातार बढ़ रही है, धरातल पर हमारा वित्तीय घाटा लगातार बढ़ रहा है, धरातल पर हमारा जो चालू घाटा है वो लगातार बढ़ रहा है। जी से बात कर लेते हैं, साथ साथ जो घट रही है तो वो विकास की दर घट रही है। उनियाल जी, सुना आपने प्रकाश पंत जी क्या कह रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल यहां पर है कि उत्तराखंड को आखिर क्या मिला? देखिए, उत्तराखंड भी देश का हिस्सा है। मनरेगा की स्कीम यहाँ भी चलनी है, यहाँ भी किसान रह रहा है, जिस किसान का कर्जा माफ किया गया है। यहाँ भी सब शिक्षा में गरीब के बच्चे को राइट टू एजुकेशन का एहसास कराना है। और ये तमाम, और सबसे बड़ी चीज सामरिक को देखते हुए रक्षा के बजट को बढ़ाना। मैंने आपसे कहा कुल मिलाकर के ये बजट देश के हित में बजट है और आम आदमी के हित में बजट है। तो पंजी ने कहा, और जी ने मुझसे कहा कि सुबोध जी अपने एक्चुअल से कहेंगे तो मेरा कहना है प्रकाश भाई भी अपने एक्चुअल से कह रहे हैं। हाँ, चलिए सुबोध उनियाल जी, बहुत शुक्रिया। अनुज जी, एक बात और कहना चाहूंगा कि इस बजट में जो पैरा नंबर 110 है उसमें लिखा है कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो 173 चला करती थी 11वें प्लान में, और 12वें प्लान में वो घट करके 70 हो जाएंगी। अब ये एक सोचने की बात है कि हम विकास को तो कुछ कहीं देख ही नहीं रहे, हम रोजगार के सृजन के माध्यम तलाश नहीं रहे, हम किस तरह के विकास की कैसे बजट। ठीक है प्रकाश पंत जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। अमिताभ जी दूसरा एंगल बता रहे थे, हालांकि मैंने बीच में रोक दिया, वो उस पर चर्चा करेंगे। अमिताभ जी, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के उस पर आपके दूसरे एंगल की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आम बजट पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। हमारा खास पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है। अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास चलेंगे। अमिताभ जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप अपनी बात कह रहे थे, दूसरे एंगल की जो बात कह रहे थे, एक बार हमारे दर्शकों को आप समझाएं। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं बहुत मूल बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जी, हिंदुस्तान के आम आदमी के मूल चिंता के विषय क्या है? वो जैसा सुबोध उनियाल कह रहे थे कि डीजल और पेट्रोल से आम आदमी का कोई वास्ता नहीं, ये गलत बात है। डीजल बढ़ता है तो सब्जी का दाम बढ़ता है, दूध का दाम बढ़ता है, चाय की पत्ती का दाम बढ़ता है, बस का किराया बढ़ता है, हर चीज का दाम बढ़ता है। डीजल महंगाई लाता है। आम आदमी का वास्ता सबसे ज्यादा है। उसके पास कार हो, ये जरूरी थोड़ी ना पेट्रोल का दाम बढ़ने पर कार वाले पे असर पड़े, जो बेकार है उस पर भी असर पड़ता है। ये भी ध्यान रखना होगा। एलपीजी, खाद, चीनी, दूध, सब्जी, आटा, पेट्रोल, डीजल, ये जो 8 चीजें हैं, ये सस्ती होने का रास्ता खुलता है तो मैं मानूंगा ये बजट भारत के लिए अच्छा है। ये रास्ता नहीं खुलता तो ये बजट भारत के लिए अच्छा नहीं। ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा हो सकता है। एक मनरेगा कांग्रेस को दोबारा सत्ता दे देती है, एक मनरेगा, अकेली मनरेगा। ये देश बड़ा विचित्र है। हालांकि मैं 3 अभियानों की सराहना करता हूं जिनको वैश्विक स्तर पर भी सराहना मिली। दुनिया के किसी मुल्क ने इतनी बड़ी आबादी को एक योजना से नहीं बांधा। सर्व शिक्षा, मिड डे मील और मनरेगा, इन 3 ने भारत की तस्वीर तो बदली जी, इससे मैं सहमत हूं। एक मनरेगा ने कांग्रेस को दोबारा सत्ता दे दी इस देश में 2009 के चुनाव में। आज चिदंबरम ने अपने बजट में इनकी चिंता नहीं की। दूध, खाद, चीनी, रोटी, इसकी चिंता नहीं की। उन्होंने जो मेरी समझ में बात आती है कांग्रेस की पूरी, उन्होंने 2 बिंदुओं पर दांव लगाया है। अच्छा, एक खाद्य सुरक्षा पर दांव लगाया कि सबको भोजन, और दूसरा उन्होंने अपनी यूएसपी बनाई, यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाया है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। ये 2 विषय ऐसे हैं जिन पर 2014 का राजनीतिक महायुद्ध कांग्रेस लड़ेगी। ये बजट उन्हीं 2
केंद्रीय मुद्दों के इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच खड़ा करता है बस। हाँ, इन्हीं दो मुद्दों पर आप आज इस बात को बहुत गंभीरता से हमारे दर्शक देखें, समय आएगा तो मेरी बात सत्य सिद्ध होगी। इन्हीं दो मुद्दों को कांग्रेस 14 में चुनाव का हथियार बनाएगी। हाँ, जैसे 9 में मनरेगा को बनाया था, वैसे ही इन दो मुद्दों को बनाएगी। अब ये सवाल है कि देश इन दोनों मुद्दों पर मनरेगा की तरह वोट करेगा 2009 की तर्ज पर या नहीं करेगा, ये है। इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस दांव लगाएगी। दांव चल भी सकता है, दांव पिट भी सकता है। हाँ। इसलिए कांग्रेस के इस बजट ने, चिदंबरम के इस बजट में दूरगामी सुपरिणाम देने वाले प्रयासों की ओर कसरत नहीं की गई ज्यादा। हाँ। इसकी चिंता नहीं की गई कि 4 साल 5 साल में कोई चीज डेवलप हो और फिर वो देश की बेहतरी के लिए काम करे, नहीं। उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस दिया कि भाई इसी कार्यकाल में, इसी सरकार के टेन्योर में, यानी मई 2014 तक पूरे देश में हम कैश ट्रांसफर स्कीम लागू कर देंगे। हाँ। यानी खाते में सीधे पैसा गिरे आदमी के। वो भी डिबेट का इशू है कि वो ठीक है करना या गलत है करना। हाँ। लेकिन हो जाएगा, ये कमिटमेंट हो गया। और इसी टेन्योर में फूड सिक्योरिटी बिल पारित कर देगी सरकार। हाँ। तब सरकार चुनाव के मंच पर जाके कांग्रेस कहेगी कि सबको भोजन और गरीब के खाते में पैसा, 2 काम हमने कर दिए। हाँ। ये इन 2 विषयों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। हाँ। और जिन पर उसको चुनाव लड़ना है, उन 2 विषयों की पेशबंदी इस बजट में बहुत अच्छे से की चिदंबरम ने। हाँ। प्रकाश पंत जी, यहां पर लगता है क्या कि जो रणनीति, ये जो अमिताभ जी बता रहे हैं, ये रणनीति जो सरकार अपना रही है, आगे दूर तक दिखाई देती है क्या ये? देखिए, इस रणनीति के तहत जहां 2 बातें अमिताभ जी ने कही, एक तो ये कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक को लाने जा रही है और जिसके माध्यम से जो निम्न तबका है उसको भोजन की गारंटी हो और खाद्यान्न मिल सके, ऐसा विषय आएगा। हाँ। दूसरा विषय आपने कहा कि आप कैश ट्रांसफर करने का योजना बना रहे हैं। हाँ। आज स्थिति यह है कि हमारे गांवों में बैंक नहीं है और बैंक में कैश ट्रांसफर होगा। हाँ। जब बैंक नहीं है तो वो खाता कैसे खोल पाएगा आम आदमी? और दूसरा, जहां तक जो खाद्य सुरक्षा की बात कही है, हमारा जो पीडीएस सिस्टम है, वो पीडीएस सिस्टम है इतना वर्तमान में अव्यवस्थित हो चुका है, उसको सुव्यवस्थित करके सही हाथों तक खाद्यान्न पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है। क्योंकि हमने अटल खाद्यान्न योजना उत्तराखंड राज्य में चलाई थी और उसको चलाने में हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, जिसके आधार पर हम नीचे तक जाकर के उस खाद्यान्न को पहुंचाने में सफल हुए। एक बात कहूंगा प्रकाश भाई से, इस देश के वोटिंग पैटर्न को भी हमको समझना होगा। लैपटॉप की फोटो भी नहीं दिखाई, 1 सेकंड जनता, लैपटॉप की फोटो भी नहीं दिखी, सिर्फ बोला नेताजी ने कि हम सरकार में आएंगे तो बच्चों को लैपटॉप देंगे और टैबलेट देंगे। घरों में बगावत हो गई, घरों में बगावत हो गई। कांग्रेसी परिवार, भाजपाई परिवार के बुजुर्ग पिता के बेटों ने कहा कि या तो आप मुझे लैपटॉप लाके दे दो, नहीं तो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। और लैपटॉप की पालकी में बैठकर 225 विधायकों की सरकार आ गई उत्तर प्रदेश में। अब लैपटॉप बटेंगे, कैसे बटेंगे, नहीं बटेंगे, अलग का विषय। 5 साल की सरकार तो आ गई, मनरेगा पर वोट होता हमने देखा इस देश में, और सरकार वापस आई। इस देश के वोटिंग पैटर्न को भी हमको देखना होगा ना। कि यहां का जो मानस है वो वोट कैसे करता है। उत्तर प्रदेश में 1 साल होने को आया, अभी तो एक भी लैपटॉप नहीं बटा, एक भी टैबलेट नहीं बटी। फिर भी वो सरकार 225 के उस पर आई ना, मेजॉरिटी पर। किसानों का कर्जा सबका तो माफ नहीं हुआ। लैंड डेवलपमेंट बैंक से जिसने 1 लाख की जमीन गिरवी रख के दी हो, 3 किस्तें चुका दी हो, उसका 50,000 माफ होगा। ये पेच है आज भी। मुट्ठी भर किसान लाभान्वित हुए, लेकिन किसानों ने वोट कास्ट किया मुलायम सिंह की पार्टी को। आते हैं प्रकाश पंत जी आपके पास, आपका भी उत्तर लेंगे। सूर्यकांत धस्माना जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धस्माना जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। कल भी आप चर्चा में शामिल हुए थे और आपने कहा था कि आज जरूर हम आज शाम को चर्चा करेंगे। जी। कह रहे हैं लोग कि 2014 की अच्छी तैयारी कर ली कांग्रेस ने। मैंने आपसे कहा था कि आम आदमी का बजट आएगा और भारतीय जनता पार्टी समेत सारा विपक्ष निरुत्तर हो जाएगा। कोई उनके पास आरोप नहीं बचेगा सरकार के ऊपर लगाने के लिए। जो आज बजट आया है, आपने देखा है सुबह से लेकर के अब तक की जो प्रतिक्रियाएं पूरे विपक्ष की हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आरोप क्या लगाएं। धस्माना साहब कि बहुत बजट है। धस्माना साहब, एक सवाल, बीजेपी वाले तो अपनी बात कहेंगे ही, वो समर्थ लोग हैं। एक सवाल भारत की जनता की तरफ से मैं पूछता हूं,
जी जनाब। एलपीजी, खाद, चीनी, दूध, सब्जी, आटा, पेट्रोल और डीजल ये सस्ते नहीं हो तो भारत का बजट कैसे हो सकता है कोई बजट? देखिए, जो बजट प्रस्तुत किया गया है अग्निहोत्री साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से संतुलित बजट पेश किया गया है, आने वाले टाइम में पूरा देश ये भी चाहता है कि जो हमारा ग्रोथ रेट है वो बरकरार रहे। पूरी दुनिया में 2 देश हैं केवल जिनका हमारा ग्रोथ रेट हमारे से ऊपर है। हम ग्रोथ रेट भी चाहते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहते हैं, हम सुविधाएं भी चाहते हैं, हम विकास भी चाहते हैं, और उसके साथ जो संतुलन है, जो आप कह रहे हैं, जो आटा दाल चावल की बात कर रहे हैं, आम आदमी की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आप देखेंगे इस बजट का असर, आप देखेंगे कि महंगाई का जो दर है वो भी घटेगा, और निश्चित तौर पे जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कीमतों पर लगाम लगेगी। धस्माना साहब 2004 में जब आपकी पार्टी ने सत्ता संभाली थी, उस वक्त से अब तक एलपीजी 4 गुना बढ़ गई, खाद 4 गुना बढ़ गई, चीनी 3 गुना बढ़ गई, सब्जी के रेट 4 गुने से ज्यादा बढ़ गए, पेट्रोल 2 गुना हो गया और दूध 3 गुना हो गया। हमने तो देखा है। उम्र दराज मांगकर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस प्रकार से मंदी का दौर चला है, पूरे दुनिया में जो मंदी का दौर चला है, उसके बावजूद हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मेहनतकश, हिंदुस्तान का आम आदमी, उसके कारण जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था कायम रही है, अपने पैरों पर खड़ी रही है, कहीं भी लड़खड़ाई नहीं, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है, और उसमें कहीं ना कहीं कीमत चुकानी पड़ती है। धस्माना साहब, कीमत चुकाना अलग बात है, लेकिन गरीब के पेट पर सीढ़ी रख दें हम और उस पर चढ़ के विकास करें, ये तो स्वीकार नहीं किया जा सकता किसी भी वेलफेयर स्टेट में। सोशल सेक्टर में जिस प्रकार से देखिए, आज पूरे बजट में आपने अगर आप नजर डालें, एग्रीकल्चर सेक्टर से लेकर के, माइनॉरिटी से लेकर के, बैकवर्ड से लेकर के, डाउन ट्रोडन जो गरीब हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनके लिए जिस प्रकार से जो सरकार ने व्यवस्थाएं करी हैं जो बजट में, मैं समझता हूं कि इस बजट का बहुत दूरगामी असर होगा, और इसको आप चुनावी बजट नहीं कह सकते। लेकिन एक बात मैं अभी प्रकाश पंत जी को सुन रहा था, उनकी मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा कि प्रकाश पंत जी ने भी एक बात कही कि उनके गांव में बैंक नहीं है। 5 साल माननीय मंत्री जी प्रकाश पंत जी राज्य में सरकार में मंत्री रहे, और पीडीएस सिस्टम जिसको वो कोस रहे थे, पीडीएस सिस्टम आज राज्य में जो खस्ता हाल है वो किसके कारण है? ये तमाम सवाल हैं जो खड़े करने चाहता हूं मैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड को विशेष तौर पर उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू हो रहा है 14 तारीख से, हम आपसे बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन पूरे उत्तराखंड में जिस प्रकार से, बहुत शुक्रिया, हम समझ गए आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। धस्माना जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरुण जैन जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, अरुण जी कहिए अपनी बात। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी एक भाई साहब ये कह रहे थे कि ये चुनावी बजट डिक्लेयर हो गया है, लेकिन इसके अंदर जो 2 चुनावी मुद्दे इन्होंने गिनवाए, एक तो कैश ट्रांसफर स्कीम, जो सबसे बड़ी स्कीम बता रहे हैं, और दूसरा नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम, जो ये माना जा रहा है कि ये दोनों चुनावी मुद्दे होंगे और ये जिता देंगे कांग्रेस को। मेरे हिसाब से ये दोनों ही मुद्दे के कांग्रेस को लेके डूबेंगे, क्योंकि अगर आप नोट करें, हमारी कैलकुलेशन है कि फूड सिक्योरिटी बिल के लिए आपको कम से कम 1,85,000 करोड़ रुपया चाहिए पूरे फूड बिल को पूरे देश में इंप्लीमेंट करने के लिए। और चिदम्बरम ने गलती करी है, इसके अंदर बम के अंदर आग लगा के सिर्फ 10,000 करोड़ रुपया दिया है। 10,000 करोड़ में पूरे देश के अंदर आप नहीं इंप्लीमेंट कर सकते ये स्कीम। अगर आपने इसको उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया और तमिलनाडु में लागू नहीं किया तो आपको वहां पे वोट नहीं मिलेंगे, लोग कहेंगे हमारे साथ गद्दारी करी है। दूसरी चीज, आपने बोला कि कैश ट्रांसफर स्कीम, मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं कि भारत के अंदर सिर्फ 40%, मैं रिपीट करता हूं 40% सिर्फ एरिया बैंकिंग से कवर्ड है आज की डेट में, और उस 40% के अंदर भी सिर्फ 60% लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं, आधार के कार्ड पे, वो भी बैंक आज आधार कार्ड के ऊपर बैंक अकाउंट नहीं खोल रहे हैं। अभी आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है, और सर्कुलर जारी करके बैंक आरबीआई का सर्कुलर ठीक है, जैन साहब के अंदर जाके देखिए। जैन साहब, मैं आपकी बात का एक उत्तर दूं। इसी देश में
रंगीन टीवी और मंगलसूत्र सबको दिया जाएगा, इस पर तमिलनाडु में चुनाव जीत लिया जाता है। बाद में किसको मिला नहीं मिला वो कौन रोता पीटता रहता है। इसी देश के सबसे बड़े सूबे में 37, लेकिन सुनिए ना तमिलनाडु का, जैन साहब सुनिए ना, जैन साहब सुन लेते हैं। आपने अर्थशास्त्री के तौर पर अपनी बात कही, लेकिन जितनी राजनीतिक समझ थोड़ी बहुत मुझे है उसके आधार पर मैं अपना अनुभव तो बता दूं। देश के सबसे बड़े सूबे में जहां 23 करोड़ की आबादी है, वहां 37 लाख से ज्यादा बच्चे इंटाइटल्ड हुए टैबलेट और लैपटॉप के लिए। और सरकार ने जब बजट लाई, सरकार चुनाव जीतने के बाद 5 साल का अथॉरिटी लेटर जेब में रखने के बाद शासन करने का, तो उसने 400 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया कुल। 400 में जितने को मिल जाएगा, नहीं तो रोते चिल्लाते रहो, फिर चुनाव तो 5 साल बाद होगा ना, तब फिर कोई दूसरा गणित देखेंगे। एक उदाहरण, इसी मनरेगा में भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतें आई, लेकिन 2009 में क्या मनरेगा पूरे देश में लागू था? मनरेगा 100 जिलों में शुरू हुआ था, उसके बाद एक्सटेंड हुआ 200 जिलों तक गया, और 100 जिलों के मनरेगा ने कांग्रेस को दोबारा सत्तासीन करा दिया। इस देश की वोटिंग पैटर्न मैंने देखी है, लोकसभा के आधा दर्जन से ज्यादा चुनाव मैंने देश भर में घूम घूम कर कवर किए। मैं जानता हूं इस देश के वोटिंग का पैटर्न कहां से कैसे मोल्ड होता है। देखा है मैंने। अगर वादे ऐसे ही पूरे हुए होते तो भारत सोने की चिड़िया हो गया होता। जी जैन साहब बोलिए। जी, मैं आपको ये कहना चाह रहा था, 2004 के इलेक्शंस के अंदर मैं भी भारतीय जनता पार्टी के वॉर रूम के अंदर 3 महीने लगाए थे मैंने, और मैं भी जानता हूं थोड़ा बहुत। वॉर रूम के अंदर लगाए थे, बड़ी अच्छी बात है जैन साहब। मैं कह रहा हूं इस देश के वोटिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करिए, वोटिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। हाँ। यहाँ पर पीके त्रिपाठी जी, यहाँ पर आपको लगता है जो बातें अभी हो रही हैं, सबको भोजन और डायरेक्ट सब्सिडी की अगर जो बात हो रही है, दूर तक दिखाई देती है ये योजनाएं, दिक्कतें आ सकती हैं क्या इनमें? हाँ, निश्चित रूप से दिक्कतें आएंगी। और देखिए, सिर्फ जन कल्याणकारी समाज या किसान क्षेत्र के लिए बड़ी धनराशि का आवंटन कर देने मात्र से लक्षित वर्ग तक वह योजना लाभ पहुंचा पाएगी, ये जरूरी नहीं है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि सरकार को थोड़ा सा धनराशि का आवंटन चाहे कम करे, लेकिन कुप्रशासन और भ्रष्टाचार मिटा करके थोड़ा सा पैसा अनुरक्षण तंत्र पर लगाएं, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम पर, कि लक्षित वर्ग तक पहुंचे। दूसरी बात, हमारे 140 करोड़ के देश की आबादी में 2 से 3% लोग खाली आयकर देते हैं, जबकि मेरा अपना यह मानना है कि 15 से 20% तक लोग आयकर के दायरे में आ सकते हैं, कम या ज्यादा। तीसरी बात, हमें राजकोषीय संरक्षण के लिए उपाय करना चाहिए था। चौथी बात, रोजगार के अवसरों का सृजन करना चाहिए, न कि रोजगार के नाम पर प्रशिक्षण या अन्य प्रकार की कोई हम वित्तीय सहायता दें। और जहां तक बात अभी अमिताभ जी ने कही कि ये स्पष्ट नहीं है कि आम आदमी कौन है, मध्य वर्ग कौन है, निर्धन रेखा भी तय नहीं है, जब ये पैरामीटर्स ही डिसाइडेड नहीं है कि निर्धन रेखा पर तेंदुलकर की रिपोर्ट कुछ है, सक्सेना रिपोर्ट कुछ है, प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट कुछ है। त्रिपाठी जी, मैंने बात दूसरी कही। मैंने कहा दलित अल्पसंख्यक, आदिवासी, बुनकर, ओबीसी, ये सारे लोग क्या आम आदमी नहीं है देश के? निश्चित रूप से ये सब। तो अगर इन सबकी पॉपुलेशन जोड़ दूं तो फिर कितनी पॉपुलेशन शेष बचती है देश में? मैं यही और इनके सबको हम आम आदमी ना मान के कोई दूसरा आम आदमी ढूंढने जाए। मेरा प्रश्न ये है कि इस आम आदमी के नाम पर हर वर्ष सिर्फ बजट में बड़ी से बड़ी धनराशि का आवंटन होता रहा है। तो आज हम 1952 से लेके आज तक की समीक्षा भी कर सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ, लेकिन आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं। आज जो चिदम्बरम ने बोला उसकी मेरिट डिमेरिट, उसके इंटेंशंस पर बात कर रहे हैं। इसीलिए आज हम ये कैसे प्रेडिक्शन कर दें कि ये जो अर्थनीति में एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा इस बात का है कि क्रियान्वयन कैसे होगा। अगर हम क्रियान्वयन ऑब्वियसली नहीं करते, अगर हम प्रशासनिक सुधार नहीं लाते, तो सिर्फ आर्थिक सुधार निश्चित वर्ग में निर्धारित समय में योजना में अपना लाभ नहीं दे पाएंगे। त्रिपाठी जी, कोई भी ऐलान, कोई भी कानून, कोई भी नियम, कोई भी बजट, कोई भी आर्थिक तंत्र सब्जेक्ट टू इंप्लीमेंटेशन होता ही है।
होता ही इसमें समस्या ये है कि नहीं हो नहीं रहा है, होता ही है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर आप देखें तो एनआरएचएम में, जेएनएनयूआरएम में, मिड डे मील स्कीम में, मनरेगा में, उसको रोकने के लिए कोई प्रभावी तंत्र नहीं अपनाया जा रहा है, जिसकी वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से आर्थिक लाभ, इसको मैं रैक रेंटिंग भी कहता हूं, कि हम ही लोगों से, जो इस देश की जनता है, उसी से पैसा लेकर के वो पैसा ऐसी जगह पे खर्च किया जाता है जहां वांछित वर्ग को, जो लक्षित वर्ग है, उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, गोंडवी साहब का एक शेर याद आता है कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो, और जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। बाकी बातें जो आपने कही वो तो ठीक है, ये शेर के जरिए आपने बहुत कुछ कह दिया। राकेश टिकैत जी, यहाँ पर किसानों के लिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया या फिर उसके लिए कुछ किया नहीं गया। 2014 की ही तैयारी सही, किसानों को मिला तो सही। 27,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दे दी, कृषि मंत्रालय को। हाँ, बड़े बड़े होटलों में सेमिनारें होंगी, हवाई जहाज के टिकट लिए जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सब होगा, लेकिन यहाँ से अगर 500 किलोमीटर दूर आप ललितपुर में चले जाएं, हाँ, बुंदेलखंड में चले जाए, हाँ, जो किसान वहां पर दालें पैदा कर रहा है, उसकी खरीद 16 रुपए की हो रही है। आप जाओ तो यहां से निकल के, जैसे यहाँ पे भी बता रहे कि भाई चीनी महंगी होगी, वो होगी महंगी, इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगा होगा, खिलौने महंगे हो गए, उस पर कोई नहीं, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, यहाँ पर 2000 रुपए मीटर के कपड़े आ रहे हैं। हाँ, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा महंगा होगा। अगर किसान की चीनी महंगी होगी, हमारी चीनी अंकल चिप्स से जोड़ दो जी, जो सा आज से 20 साल पहले था, यहाँ की चॉकलेट महंगी होगी, उस पर कोई जिक्र नहीं होगा। अगर सब्जी महंगी होगी, किसान को कुछ नहीं मिल रहा। किसान को तो आज भी अनाज उसने 900 रुपया क्विंटल बेचा है, उसका धान 1600 रुपया की, 600 रुपया क्विंटल उसका धान बिका है। किसान को कुछ नहीं मिलता, जो बीच के लोग हैं वो खा रहे हैं। एक यहाँ पे योजना बननी चाहिए थी कि जो मार्केट रेट है उसका 60% किसान के खाते में जाएगा। गांव में जाकर कोई नहीं देख रहा हालात क्या है किसान की। ये जितना आया है अभी आएगा, मैनसेंटो कंपनी को देंगे 500 करोड़ रुपया, नाम किसान के लिखेंगे और यहाँ देंगे कंपनियों को। बड़े यहाँ पे राजनेता, फिल्म स्टार, ये सब यहाँ पे श्रेणी में जैव परिवर्तित के नाम से आ रहे हैं बीज, वे हानिकारक बीज हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां लेकर आ रही है। अभी बिल एक और आएगा, सीड बिल आ रहा है, उसमें देखो जब आएगा। ठीक है, तो किसान का कुछ नहीं है। जैसे उत्तराखंड में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, हिल के लिए बहुत दिन से बात चल रही कि वहां पर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जाए। हाँ, किसान की कोई बात नहीं कर रहा। हाँ, वहां की मुख्यमंत्री भी नहीं कर रहे। हाँ, पहाड़ से प्लान हो रहा है। हाँ, वहां पे पूरा फल सब्जियां उनकी सब सड़ रही है वहां पे, मंडी तक किसान नहीं लेकर आ रहा है। ठीक है, सौम्या जी से बात कर लेते हैं, लखनऊ स्टूडियो में मौजूद है। सौम्या जी, यहाँ पर महिलाओं के लिए आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, एक अच्छे कदम जरूर उठाए गए हैं, लेकिन बाकी की भी तो दिक्कतें हैं। देखिए, यहाँ पर इतनी सारी आप लोगों की बातें सुनने के बाद मैं सोच रही थी कि इस पर जिक्र करूंगी जी कि हमारा जो बजट जब पेश हुआ उसके अंदर आखिरी में 3 स्पेशल वर्गों की बात की गई, महिलाएं, युवा और हमारे गरीब। और इन 3 लोगों की बात हुई और मैं अमिताभ जी की बात से वाकिफ रखती हूँ जब उन्होंने ये कहा कि जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जब सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी चीज है कि जो 3 स्पेशल वर्ग को आप कह रहे हैं कि हमने स्पेशल फेवर दिया है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बात को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। मतलब जो बजट है वो अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। एक तरफ तो कह रहा है कि हमारे लिए महिलाएं एक स्पेशल फोकस हैं और दूसरी तरफ उनसे जुड़ी हुई जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है सिलेंडर, उसके लिए आपने उनको कोई सब्सिडी नहीं दी। हम तो तब मानते हैं जब आप उन महिलाओं को कोई विशेष ध्यान दें जिनके नाम पर सिलेंडर जिनके नाम पर बुकिंग हो रखी हो, सो दैट जब वो अपने सिलेंडर बाजार से लेने जाएं तो उनको उस पर सब्सिडी मिले। तब हम कहेंगे कि ठीक है, आपने महिलाओं को विशेष ध्यान दिया और आपने एक तरीके से उनको सशक्त भी किया कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले कि महिलाओं को सिलेंडर के मतलब उनको उनके नाम पर सिलेंडर बुक किए जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। विजय मिश्रा जी, यहाँ पर दिक्कतें बहुत हैं, आपकी आखिरी टिप्पणी लेना चाहेंगे क्योंकि समय थोड़ा सा पूरा हो रहा है, हमारे शो का समय जो है वो खत्म हो रहा है। देखिए, टिप्पणी की बात तो यह है कि अमिताभ जी ने जो भी बातें कही, हमें लगता है सारा निचोड़ उन्होंने दे दिया है। कहने को कुछ बचा नहीं है। फिर भी मैं यही कहूंगा जो इनकी कैश ट्रांसफर स्कीम है, ये बहुत ज्यादा सक्सेस मुझे लगता नहीं है कि फ्यूचर में होगी। इसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा दिख रहे हैं क्योंकि
अभी तो लोगों को कुछ मिलने की भी उम्मीद रहती है कि हाँ खाद्यान्न मिल भी जाएगा, लेकिन कैश ट्रांसफर में घर तक वो चीज पहुंचेगी भी कि नहीं पहुंचेगी ये भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। इसका कोई अल्टरनेट सोचना चाहिए। और जो एम्प्लॉयमेंट की बात है, एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कहाँ जनरेट करें ये उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया है। यूथ के लिए तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल अरुण जैन जी। और जो इंडस्ट्रीज हैं, जो अभी इंडस्ट्रीज हमारी बंद पड़ी है या फेल्योर हुए हैं, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए या उनको दोबारा चलाने के लिए क्या प्रोविजन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। अरुण जैन जी, आपकी राय आखिर में पूरी बहस के बाद। जी, देखिए मेरे हिसाब से इसमें महंगाई कम करने के लिए गवर्नमेंट बोरोइंग्स बहुत हैवी हैं, तो महंगाई कम नहीं होगी। एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई नई स्कीम नहीं गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। इंडस्ट्री के लिए कोई बहुत बड़ी कोई पॉलिसी नहीं दिखाई है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई राह नहीं दिखाई है जो इस देश के अंदर आज बहुत क्रिटिकल है। तो मेरे लिए ये एक बजट एक नॉन इवेंट है। और जहां तक कैपिटल मार्केट्स का आम आदमी से संबंध है, जो आम आदमी के निवेश किए हुए हैं, मेरे को उसमें नुकसान होता दिखाई दे रहा है। चलिए त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिरी टिप्पणी आपकी। मैं बिल्कुल यही मानता हूं कि यह एक दिशाहीन बजट है। बजट सिर्फ आय और व्यय का आंकड़ा मात्र नहीं होता है, ये एक सामाजिक आर्थिक विकास का संयंत्र भी है, जिसमें सरकार असफल रही है। और अमिताभ जी की बात बिल्कुल सच है कि होगा कि नहीं होगा ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल कैश ट्रांसफर स्कीम से और इस तरीके की बात करने से 2014 की नैया तो पार लगी जाएगी और उसके बाद फिर वही हम अपने हाल पर, वो अपने हाल पर। चलिए कौन कहाँ है। चलिए, मुझे लगा था कोई शेर से वाइंड अप करेंगे आप। प्रकाश पंत जी के बाद चलेंगे। प्रकाश पंत जी, 2014 की तैयारी कर रही है कांग्रेस। देखिए, उत्तराखंड की दृष्टिकोण से मैं इस बजट को देखूंगा तो हमारी 4 मांगे थी और वो 4 की 4 मांगों पर हमें निराश होना पड़ा है। पहली मांग हमारी इंडस्ट्रियल पैकेज के संबंध में थी, जिसमें हमने 2,36,000 लोगों को रोजगार दिया था। वो पैकेज इन्होंने 2013 का पैकेज 2010 में खत्म कर दिया। दूसरी मांग हमारी ग्रीन बोनस की थी। हम पूरे भारतवर्ष का ही नहीं, पूरे विश्व के पर्यावरण का संतुलन का काम करते हैं। 67% वन संपदा हमारे पास वनाच्छादित क्षेत्रफल है, उसके बावजूद हमें ग्रीन बोनस की बात हम हमेशा करते आए लेकिन नहीं दिया। तीसरा विषय हमारा जो एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस का था, जो हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, उसमें हमारी शेयरिंग की बात हमने कही। 1,000 करोड़ रुपया इन्होंने नॉर्थ ईस्ट को दिया, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया। इसके बाद चौथा विषय हमारा था कि हमारा यह हक था कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिला था, जिसमें 90 और 10 के रेशियो से 90% अनुदान और 10% लॉन्ग टर्म लोन के आधार पर हमको धनराशि मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिला। और ये कुल मिलाकर के बजट ये सारे लब्बो लुबाव का विषय है। विषय ये है कि ये पूरी तरह से निराशाजनक और ये शून्य की ओर जाता हुआ बजट। राकेश टिकैत जी, आपसे आखिरी टिप्पणी। इसमें कई चीजें होनी चाहिए। अब भी गवर्नमेंट को फसल बीमा योजना किसान को इकाई मानकर करे जाए। आज भी बहुत फसल किसान की बर्बाद होती है और वो इसलिए उन किसान को लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि किसान उस दायरे में नहीं आता। पूरा जो एक नगर न्याय पंचायत है, जब वह पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो पूरा नुकसान होगा, तो जब किसान को लाभ मिलेगा। ये इसमें बजट में आना चाहिए था कि जिससे उसी किसान को लाभ मिले। और फसल के दाम के सवाल पे भी सरकार को सोचना चाहिए था। ये बड़ा सवाल है। वित्त मंत्री जी को ये शेयर कह देता हूं। अच्छा, जल्दी से, समय नहीं है, जल्दी से। बिल्कुल, मैं इस उम्मीद पे डूबा कि वो बचा लेगा। अब इससे बढ़ के मेरा इम्तिहान क्या लेगा। चलिए अमिताभ जी, संपादकीय। देखिए, जो बात राकेश टिकैत जी ने कही उस पर एक टिप्पणी जरूर करूंगा। सब्जी और अंकल चिप्स, चीनी और चॉकलेट का मुकाबला नहीं हो सकता। ये वैकल्पिक चीजें हैं। जेब में पैसा हो तो चॉकलेट खाइए, अंकल चिप्स खाइए। चॉकलेट और अंकल चिप्स जीवन जीने का आधार नहीं है, लेकिन सब्जी तो थाली में चाहिए, चीनी तो चाहिए। बेटे को दूध पिलाएंगे तो, अरे कोई मेहमान आ जाएगा तो उसको कुछ नहीं तो कम से कम मीठा पानी तो पिलाएंगे, वो गर्म हो या ठंडा हो। वो अनिवार्य चीजें हैं। इसलिए मैंने 8 चीजें जो गिनाई थी, वो वैकल्पिक चीज उसमें से एक भी नहीं है जिसको माइनस करके खेल लिया जाए आगे। वो अनिवार्य चीजें हैं, जीवन धारण करने के लिए जरूरी है। जी, कपड़ा भी अनिवार्य ही है। 2,000 की शर्ट पहन रहे। ठीक है जी, फिर गलत बहस में मत जाइए। 2,000 की शर्ट पहनना अनिवार्य नहीं है।
मैं 200 रुपए की शर्ट पहनता हूं। हम तो कह रहे हैं मैं छोटा आदमी हूं क्या? नहीं ना, फ्री दे दो किसान के। नहीं अभी अब समय नहीं बहस का, समय नहीं बहस का। अब संपादकीय आ जाओगी एक दिन, आपसे तो करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है जी, अभी समय नहीं है ना, अभी समय नहीं। 2000 रुपए की शर्ट पहनने वाले हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं अभी भी, इसकी आबादी के हिसाब से। खैर उस विषय को छोड़ दें। 70% आबादी 20 रुपया प्रतिदिन प्रति व्यक्ति या उससे कम पर जीवन जीती है। कौन पहन रहा है 2000 की शर्ट? सच को समझिए, सच पर खड़े होकर बात करिए। मैंने जैसा कहा, मैं नहीं कहता कि चुनाव कौन जीतेगा, लेकिन एक कारगिल भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता देता है। सवाल उठता है कि वो कारगिल पाकिस्तान की जमीन पर जीता गया युद्ध था या भारत में आक्रमण कराए लोगों को खदेड़ देने भर की बात थी। ये सवाल बाद में उठा, लेकिन वोट तो हो गया ना। मनरेगा सही है, गलत है, भ्रष्टाचार है, कदाचार है, अनाचार है, लेकिन वोट तो इस देश में हो गया। लैपटॉप मिलेगा नहीं मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा खराब क्वालिटी का मिलेगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन वोट तो हो गया। और हर पॉलिटिकल पार्टी आज सिर्फ वोट तक निगाह रखती है, उससे आगे सोचने का विजन नहीं है। अगर सोचने का विजन होता तो मैं जवाहरलाल नेहरू से बात शुरू करूंगा मनमोहन सिंह तक। केंद्र सरकार के एक सचिव ने एक बार मुझसे कहा अनौपचारिक बातचीत में, उसने कहा कि सड़कें बनाने के लिए पंडित जी के समय से लेके नरसिंह राव का समय था, उस समय तक इतना पैसा जा चुका था देश में कि उसने कहा डामर छोड़िए, सीमेंट छोड़िए, आयरन की सड़क बन जाती पूरे हिंदुस्तान में। पैसा तो जेबों में चला गया। ये समस्या आज की नहीं, ये समस्या तो हर जगह। और एक बात और कहूं, आज दोपहर में मैंने कहा था, आज बढ़िया पैनल है, विजय मिश्रा है, सौम्या जी है, अरुण जैन है, ये भारतीय जनता पार्टी के बार रूम में भी रहे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं, देश के किसानों के बड़े नेता थे, हमारे भाई प्रकाश पंत है, योग्य और सीजन राजनेता है, पीके त्रिपाठी है। एक बात कहूंगा और इसी नोट पर यह चर्चा खत्म करूंगा, मैं हतप्रभ रह गया प्रकाश पंत जी, मेरा सिर शर्म से झुक गया जब मैंने देखा कि इस देश में व्यक्तिगत बेईमानी का सेंसेक्स इतना ऊपर चला गया है। व्यक्तिगत बेईमानी जनता के स्तर पर कैसे 1 करोड़ रुपए साल की से या उससे ज्यादा की आय वाले लोग केवल 42,300 है क्या इस मुल्क में? नोएडा के सेक्टर 18 में चले जाइए तो इतने लोग मिल जाएंगे। एक सेक्टर में, पूरा देश तो छोड़ दीजिए। कैसी 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 धारणा, बेईमानी की पराकाष्ठा है। व्यक्तिगत बेईमानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लेकर फर्जी कागज तैयार करने की जुगत में लगाए। जो पीढ़ी लग जाए, वो पीढ़ी जब देश निर्माण का प्रवचन दे तो सुहाता नहीं मुझे। अपनी हड्डियां दधीच की तरह दान करने की कुव्वत दिखाइए तो देश निर्माण पर प्रवचन दीजिए आकर। देश निर्माण आत्माहुति का यज्ञ है। कबीरा यही घर प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतारे हाथ धरी, सो पैठे घर माई। इतनी बेईमानी, 10 अंगूठी 15 अंगूठी हाथ में, 250 ग्राम सोने की चेन, 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी, 2.5 लाख की घड़ी हाथ में, और इनकम 42 लाख लोगों की सिर्फ। प्रकाश पंत जी, ये इस देश की नैतिकता की कसौटी पर डूब मरने की बात है हम लोगों के लिए। दिल्ली का मैं जानता हूं, दिल्ली के किसी 5 तारा होटल में जितने पैनलिस्ट थे, कभी मेरे साथ चले, रात के भोज के लिए अगर पहले से बुकिंग नहीं कराई है आपने इंटरनेट या मोबाइल से, तो 20 मिनट से लेके और 55 मिनट तक की वेटिंग है। पैसा तो बह रहा है, लेकिन हमारी व्यक्तिगत बेईमानी का आलम यह कि 42,000 लोगों ने कहा कि मेरी इनकम सिर्फ इतनी है। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा पाखंड हो सकता है क्या? हम देश के लिए क्या करना चाहते हैं? क्या 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 ईमानदारी का सब, अपनी घर की देहरी पर ईमानदारी का दीपक जलाइए। उसी घर से भाजपा का कार्यकर्ता निकल रहा है, उसी घर से कांग्रेस का कार्यकर्ता निकल रहा है, उसी घर से किसान निकल रहा है, उसी घर से पुलिस वाला निकल रहा है, उसी घर से जूनियर इंजीनियर और मास्टर और डॉक्टर निकल रहा है। वहां दीपक जलाइए, उसमें किसी चिदंबरम के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होनी चाहिए।
उसमें किसी एल के आडवाणी के प्रवचन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी मुलायम सिंह के भाषण की जरूरत क्यों पड़े? ये तो हम खुद कर सकते हैं ना। लेकिन हमारी बेईमानी का आलम, 42,000 लोग, अरे एक पत्थर मारिए तो 42,000 सिरों पर लगेगा जाके, जो करोड़ रुपए से ज्यादा साल की इनकम, करोड़ रुपए साल का इनकम 8 लाख रुपए महीना, और वैभव सड़कों पर तैर रहा है बाढ़ की तरह। ये व्यक्तिगत ईमानदारी का सवाल है। जब हम व्यक्तिगत ईमानदारी करने लगे तो हमको बड़े सवाल उठाने की नैतिक इजाजत होती है। बिल्कुल। जब हम व्यक्तिगत स्तर पर बेईमानी करें तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो आचरही सो नर न घनेरे, तुलसी ने कहा है। इसी नोट पर इस कार्यक्रम को चलें। बहुत शुक्रिया अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अरुण जैन जी आपका बहुत शुक्रिया, राकेश टिकैत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रकाश पंत जी आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विजय जी आपका बहुत शुक्रिया, और सौम्या जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल बिग बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।